इंडिया, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा अभी भी बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। न्यूज़ 18 इंडिया इसके लिए कैंपेन चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। सावधानी ही इस वक्त आपको सबसे ज्यादा बचाव करेगी। और इसी के साथ ही आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर में और क्या क्या तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार ने एक नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया है और इसकी कमान अमित शाह को सौंपी गई है। सहकार से समृद्धि के विजन पर इस मंत्रालय को बनाया गया है। अमित शाह के पास इस नए मंत्रालय की कमान के क्या मतलब हो जाते हैं, और इस पर न्यूज़ 18 ने ब्रजेश कुमार सिंह और आनंद नरसिम्हन ने देश के कई बड़े सहकारी संगठनों के अधिकारियों से बात की है। ब्रॉडकास्ट में, खास डिजिटल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह अब प्रदेश के कोऑपरेशन मिनिस्टर भी नियुक्त हुए। ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री क्या है, ये कोऑपरेशन मिनिस्टर क्या, इनकी भूमिका क्या होगी और अमित शाह ही क्यों, और इसके तार गुजरात से कैसे जुड़ते हैं और इसकी भूमिका, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, और भारत भर में अगर ये कोऑपरेटिव मूवमेंट को और सुदृढ़ करने की मंशा से इस मिनिस्ट्री को बनाया गया है तो इसकी वजह से कैसे लोगों को फायदा होगा। आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि इस कोऑपरेटिव मूवमेंट से ही जुड़े हुए हैं। कई साल से ये पब्लिक लाइफ में तो है ही, लेकिन साथ में इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ जहां पर लोग साथ में जुड़कर लोग ही एक इंडस्ट्री को, बैंक को या फिर किसी भी व्यवसाय को चलाते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, इसके अंदर इसकी भूमिका क्या होगी, ये कौन चेहरे हैं, ये क्यों हमारे साथ हैं और ये कैसे हमको समझाने वाले हैं कि भारत के विकास के लिए इस कोऑपरेटिव मूवमेंट की भूमिका, इसका आधार और इसको इसको सुदृढ़ करना, इसकी नींव को एकदम, फाउंडेशन को एकदम ठीक करना, ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक कितना अहम है, कितनी अहमियत रखता है। हमारे साथ हैं दिलीप संघानी जी, अजय पटेल जी, आर.एस. सोढी जी, शंकर चौधरी जी, और इन सब का तारुफ विस्तार से कराने के लिए और हमें बताने के लिए और इस बात को आगे ले जाने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज़ 18 बिहार के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश जी, ये ऐसे चेहरे हैं जो कि अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट को जानते हैं तो इन सबको पहचानते हैं, जो अगर गुजरात की पॉलिटिक्स को समझते हैं तो भी इनको पहचानते हैं, और आप इनका परिचय सबसे कराइए। देखिए, 15 साल मैंने बहुत नजदीक से इन तमाम चेहरों को देखा है, इनके साथ काम किया है एज ए जर्नलिस्ट। और मैं बता सकता हूं कि अगर इस देश में अगर कोऑपरेटिव के मूल मंत्र को समझना है और कोऑपरेटिव जो है किस तरीके से इस देश में विकास को जो है सो चौतरफा दिशा दे सकता है, आपको काफी तेजी से आगे लेके जा सकता है, और जो कि इस नई मिनिस्ट्री के फॉर्मेशन का उद्देश्य भी है कि सहकार से कैसे समृद्धि आ सकती है, तो वो जो है सो इस फैक्टर को समझने के लिए ये चेहरे बहुत महत्वपूर्ण हैं। और क्यों मैं कह रहा हूं कि ये चेहरे महत्वपूर्ण हैं, क्यों जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास अगर सहकार मंत्री की भी जिम्मेदारी आई है, वो भी मंत्रालय जो कि पहली बार इस देश के इतिहास में सृजित किया गया है, तो उसके क्या मायने हैं, क्यों अमित शाह को ही, जिनके पास देश के गृह मंत्री के तौर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई इस नवसृजित मंत्रालय की। अगर इसको समझना है तो ये तमाम चेहरे बहुत जरूरी हैं। क्यों जरूरी है, मैं एक एक करके बता देता हूं। दिलीप संघानी, दिलीप भाई, कई बार लोकसभा का में आपने अमरेली का प्रतिनिधित्व किया, गुजरात सरकार में मंत्री रहे जब नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, सहकार मंत्रालय आपके पास था 2007 में जब आप मंत्री बने थे। एक बहुत सारे लोगों के लिए जब ये चर्चा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जब दिल्ली गए थे 1995 में तो कहाँ रहे थे, वह जो है सो दिलीप संघानी का घर था, जो कि जो है उस समय बतौर एमपी दिल्ली में रहते थे। आप दूसरा चेहरा अगर मैं कहूं जो कि और पॉलिटिकल फील्ड से है, शंकर चौधरी। शंकर भाई भी गुजरात सरकार में मंत्री रहे जब नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया, आनंदीबेन पटेल जो है गुजरात में मुख्यमंत्री बनी, उनकी सरकार में जो है शंकर चौधरी कई सारे विभागों के मंत्री रहे। साथ में महत्वपूर्ण बात, जब हम डेयरी सेक्टर की बात करते हैं, दिलीप संघानी का डेयरी से जो परिचय, इफ्को जो कि देश में कोऑपरेटिव सेक्टर का सबसे एक तरह से कह सकते हैं महत्वपूर्ण चेहरों में से एक है, उस इफ्को के आप वाइस चेयरमैन हैं। वही नहीं, जो कि इस देश में तमाम जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो एपेक्स बॉडी है उसके आप प्रेसिडेंट हैं। शंकर चौधरी की मैं बात कर रहा था, गुजरात सरकार में मंत्री रहने के अलावा जो इनकी एक बड़ी इलस्ट्रेशियस जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि जो एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है बनास डेयरी, उसके आप लंबे समय से जो है चेयरमैन हैं। साथ में उस गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जिसकी एक समय अगुवाई खुद बतौर चेयरमैन
अमित शाह ने की थी, उसके आप वाइस चेयरमैन है। और जिस बैंक की हम लोग बात करते हैं, जो कि गुजरात में कोऑपरेटिव सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके जो है मौजूदा चेयरमैन भी हमारे साथ है, अजय पटेल। अमित भाई को कोई अगर बहुत करीब से जानता है, अगर निजी तौर पर भी, तो ये दो चेहरे हैं, शंकर चौधरी और अजय पटेल, जो एक तरह से कह सकते हैं परछाई भी कह सकते हैं राजनीति में, और जो सो दोस्ती के किस्से इनके बड़े मशहूर हैं। ये वो चेहरे हैं जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर में भी बड़ी गहराई से उनके साथ जुड़े हैं। आर.एस. सोढ़ी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जो देश ही नहीं दुनिया के अंदर जिस अमूल ब्रांड ने डंका बजाया हुआ है, उस अमूल ब्रांड की जो मार्केटिंग जो फेडरेशन करती है, गुजरात मिल्क कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जो है, जिसको हम जो GCMMF के तौर पे जानते हैं, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, उसके आप जो है MD हैं। लंबे समय से जो है इस फेडरेशन को, जिसका ब्रांड अमूल है और जो कि दुनिया के टॉप 10 जो है फूड ब्रांड्स में से है, और जिसका कैंपेन अगर हम लोग टीवी के हिसाब से बात करें, सबसे मशहूर, सबसे इनोवेटिव होते हैं, और जो कि देश में जो कोऑपरेटिव सेक्टर को कैसे ऑर्गेनाइज ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर बारीक नजर रखते हैं। ये तमाम चेहरे हैं, तो इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो है आखिर इस जो नई मिनिस्ट्री फॉर्म हुई है, सहकार मंत्रालय, उसकी क्या जो है सो सिग्निफिकेंस रहने वाली है। सरकार ने तो उद्देश्य कह दिया है कि भाई यह सहकार से समृद्धि आएगी, लेकिन ये कैसे इंप्लीमेंट होगा और अमित शाह इसके लिए क्यों उपयुक्त है सबसे ज्यादा, ये सवाल जो है सबसे पहले जो है मैं करना चाहता हूं। जाहिर है शंकर चौधरी के साथ शुरुआत करता हूं, क्योंकि अभी जो है सो उसी बैंक में वाइस चेयरमैन है, जिस बैंक की एक समय जो है वो अगुवाई खुद करते थे, और एज ए पॉलिटिशियन भी दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं। शंकर भाई, आप ये बताइए कि जो है अमित भाई की कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या एक्सपर्टीज है, जिसको कि देश को जानकारी नहीं है। लोग मोटे तौर पर उन्हें ये जानते हैं कि बहुत सफल गृह मंत्री हैं देश के, बीजेपी के प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने जबरदस्त भूमिका निभाई पार्टी को चारों तरफ लेकर जाने में। गुजरात में बहुत सफल गृह राज्य मंत्री रहे, जबकि खुद जो है नरेंद्र मोदी जो है मुख्यमंत्री होते थे। क्या उनकी जो है खासियत है, ये सवाल मैं जो है सो शंकर भाई के पास आऊं पूछूं। मैं इसके पहले दिलीप संघानी से पूछ लेता हूं, जो काफी समय से जानते हैं, साथ काम कर चुके हैं पार्टी में, और कोऑपरेटिव फील्ड के वेटरन है। दिलीप भाई, आपसे ये सवाल, अमित भाई क्यों सबसे अधिक उपयुक्त समझे गए सहकार मंत्रालय जो कि नया नया फॉर्म किया गया, उसकी अगुवाई करने के लिए, उसके मंत्री के तौर पर, जबकि गृह मंत्री की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास। धन्यवाद। अमित भाई शाह गृह मंत्री है, लेकिन वास्तविक वो कोऑपरेटिव के साथ काम करके बाद में गृह मंत्री बने। गुजरात में जिस तरह से कोऑपरेटिव का काम चल रहा था, मुझे याद है, मैं अमरेली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा हूँ करीब 25 साल से। अमर डेयरी जो अमूल का एक पार्ट है, अमरेली डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन, उनका फाउंडर चेयरमैन भी हूँ। लेकिन जब मैं बैंक का चेयरमैन था, तब अमित भाई शाह ADC बैंक, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी रहा है। गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में हम दोनों साथ साथ डायरेक्टर भी रहे, आज भी हम डायरेक्टर है, अमित भाई भी डायरेक्टर रहे। तो आज भी अमित भाई कोऑपरेटिव के साथ गुजरात में जुड़े हुए। उसी टाइम भी गुजरात में उनको गृह विभाग जब मिला, उसी टाइम में कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर, फिशरीज, वैसे 10 पोर्टफोलियो देख रहा था। उसी टाइम भी कोऑपरेटिव भी मेरे पास था, लेकिन कोई महत्व का निर्णय करना है तो मैं और अमित भाई साथ में मिलकर मोदी साहब की जो सूचनाएं थी कि समूह में चर्चा करनी चाहिए, तो सहकारिता के लिए कभी हम बुलाना है या बैठना किसी के साथ, तो अमित भाई के साथ बैठा करते थे। और पॉलिटिकली जब बैठना होता था, तब मैं, अमित भाई, उपेंद्र सिंह चुड़ासमा, डोलर भाई कोटेचा, अजय भाई पटेल, शंकर भाई चौधरी, हमारी टीम थी पूरी कोऑपरेटिव। हम सब साथ मिलके आज गुजरात की जो कोऑपरेटिव की स्थिति आप देख रहे हैं, ये हमारी पूरी टीम ने काम किया है मोदी साहब के मार्गदर्शन में। तो अमित भाई को जो जिम्मेदारी देगी, गृह की दो, कोऑपरेटिव की दो, या और किसी की भी, हर क्षेत्र में वो काबिलियत उनकी है खुद की, और उनकी सफलता उनके पाँव में है, इसलिए सफलता की ओर ही चलते हैं।
अजय भाई से भी पूछ लेते हैं। अजय भाई जो है, जब अमित भाई जब भी गुजरात आते हैं, एक तरह से न सिर्फ जो सो बैंक की पृष्ठभूमि जो है, चूंकि उस बैंक को हेड कर रहे हैं आज की तारीख में अजय भाई, जिस बैंक की एक समय खुद जो है सो चेयरमैनशिप खुद अमित भाई के पास थी। अजय भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देश में बहुत ज्यादा लोग हैं वो ये नहीं जानते कि अमित भाई का कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या कंट्रीब्यूशन है, और खासतौर पर हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें। आप जरा बताइए उनकी जो पृष्ठभूमि जो है, खासतौर पर अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें कि किस तरीके से सहकार में जो सो बैंक चलाए जा सकते हैं, और साथ में वह गुजरात में जो जिस तरीके से ग्रोथ इंजन के तौर पे इस बैंक ने काम किया, उसमें अमित भाई का जो कंट्रीब्यूशन था, और उसको कैसे लार्जर स्केल पर लेके जाया जा सकता है पूरे देश में। हम सिर्फ बैंकिंग की ही बात न करें, मिल्क कोऑपरेटिव के लिए गुजरात जाना जाता है, अदर सेक्टर्स हो सकते हैं। गुजरात में मिल्क कोऑपरेटिव है, महाराष्ट्र में शुगर कोऑपरेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंकिंग के हिसाब से कहें, चूंकि हम माइक्रो स्मॉल फाइनेंस की भी बात करते हैं, उसमें जो अमित भाई का अनुभव कितना काम आएगा जब वो सहकार मंत्रालय को चलाएंगे, जो गुजरात में उनकी कोऑपरेटिव की जो बैकग्राउंड रही। सबसे पहले तो मैं देश प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ कि कोऑपरेटिव के लिए उन्होंने जो मंत्रालय बना है, अलग पहचान दी, उनके लिए हम और किसानों और जो कोऑपरेटिव उनको एक नई दिशा दी, उनके लिए उनका खुद बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भाई की बात करें तो अमित भाई कोऑपरेटिव सेक्टर में पहले से थे, मगर 2000 के साल में वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर बने और वही साल वो चेयरमैन बने। उस टाइम पे गुजरात में कोऑपरेटिव बैंक और जो में उन्होंने ड्रास्टिक चेंज लाने की कोशिश की। पहली बात तो उन्होंने बैंक जो नुकसान में थी पहले ही प्रॉफिट में ला दिया, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिजर्व बैंक के कामकाज करके बैंक का कोऑपरेटिव बैंक को ले जाना, आपको एजुकेट, और उनके साथ हुए जो फार्मर उनके लिए टैक्स जो सरकारी उनको करने के टाइम पे उन्होंने पूरे इलाहाबाद के साथ जुड़ी सब पैक्स को कंप्यूटराइज किया था, और उनको फार्मर को कैसे देने का, उनका बने, उनकी कैसे बने, उनके किया था। और कम नसीब से अमित भाई गुजरात में माधुपुरा कैम्प हुआ था, उन्होंने उसमें से सीख लेके हम सब दिलीप भाई, शंकर भाई सबको साथ में लेके गवर्नमेंट में सबको साथ लेके ऐसा चेंज किया कि पूरे गुजरात कोऑपरेटिव में 25-30% से ज्यादा लोग कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ जो डिपॉजिट हुए वो ग्राहक है उनको सेव करने के लिए उन्होंने में माधुपुरा के टाइम पे जो बैंक डिपॉजिट से ज्यादा बैंक डिपॉजिट बैंक अभी जो कायदे तो नया कायदा लाके डिपॉजिटर सेव करना चाहती है, वो सब नरेंद्र भाई साहब ने 2002 में माधुपुरा के टाइम गुजरात में अमलीकरण, जैसे कोई डायरेक्टर को कोई बैंक में से फाइनेंस नहीं मिलना चाहिए, वैसा उस टाइम पे फार्मर की बात। जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। हर मंत्रालय, हर पद चुनौती होता है और काम करना ही पड़ेगा। देश के कानून को सबको फॉलो करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी आदेश पर जो भी होगा देश के हित के लिए, टूरिज्म इम्पोर्टेंट बढ़ाने के लिए जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट बनकर तैयार हो गई है। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में कल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। केंद्रीय कैबिनेट में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आज कई मंत्रियों ने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। सबसे पहले आपको इनसे जुड़ी हुई 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पदभार संभालने वालों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कानून मंत्री किरेन रिजिजू, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, इस्पात मंत्री आरपी सिंह और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल रहे।
पीएम मोदी की नई टीम में अगर कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी हुई है तो कुछ लोगों को अच्छे कामकाज का इनाम भी मिला है। ऐसे ही मंत्री हैं किरेन रिजिजू और अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने अब से कुछ देर पहले खेल मंत्रालय का कार्यभार संभाला है और इससे पहले सुबह उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला और एक दिन पहले हुए कैबिनेट विस्तार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। सर, सुषमा जी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, तमाम लोग इस मंत्रालय में रहे और अब आप जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। मैं आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर युवाओं को लेकर और खेलों को लेकर एक नई जिम्मेदारी दी है। ये उनका विश्वास है और उनका खेलों के प्रति जो प्यार और भारत को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो उन्होंने मुहिम चलाई है, मैं प्रयास करूंगा जहां पर किरण जी लेकर गए थे उससे आगे उसको लेकर जाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में 7 ऐसे नाम भी हैं जिनको प्रमोट किया गया है। जिन मंत्रियों को प्रमोशन दिया जाएगा उनमें किरेन रिजिजू, अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रुपाला, मनसुख मांडविया, आर.के. सिंह, हरदीप सिंह पुरी और जी. किशन रेड्डी के नाम शामिल हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को अब सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। वहीं किरेन रिजिजू को खेल राज्य मंत्री से प्रमोट करके कानून मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुरुषोत्तम रुपाला कृषि राज्य मंत्री थे, पशुपालन मंत्री बनाया गया है। मनसुख मांडविया को अब स्वास्थ्य विभाग की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले यह विभाग हर्षवर्धन के पास था। उड्डयन राज्य मंत्री रहे हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है, जबकि ऊर्जा राज्य मंत्री रहे आर.के. सिंह को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और किरेन रिजिजू को प्रमोट करके कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इससे पहले वो खेल मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे। कानून मंत्री का पदभार संभालने के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। बधाई हो आपको, जो भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय आपको मिला है। किस तरह की चुनौती आप देखते हैं, कैसे आगे काम करेंगे टीम को? हर मंत्रालय, हर पद चुनौती होता है और काम करना ही पड़ेगा। और अभी हमारा दायित्व है कि इस नए मंत्रालय को अच्छा से हम लोग संभालें और जनहित में अच्छा काम करें। सर, बहुत कम लोगों को पता है कि आपका लॉ का भी बैकग्राउंड है। किस तरह से आपको ये मदद मिलेगा आगे काम करने के लिए? मेहनत करना पड़ेगा, कहीं भी रहो हम लोग को मेहनत करना है, काम करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत सारी यादें होंगी क्योंकि आप यहीं के पढ़े हैं, आपने एलएलबी वहीं से किया है। किस तरह से क्या वापस अपने अल्मा मैटर में जाकर चीज़ों को याददाश्त को दोबारा अपने लॉ पढ़ाई करते समय जितने भी साथी हैं अभी भी हैं, बहुत लोग हैं, 1-2 गुजर गए हैं, ज़्यादातर अभी भी है और मिलेंगे, बीच बीच में मिले हैं लेकिन अब ज़्यादा मिलना हो सकता है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पे आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है, ओलंपिक्स भी आने वाले हैं। किस तरह का कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं अपने पुराने मंत्रालय और कॉलीग के साथ? जहाँ भी रहेंगे काम ही करना है, तो चाहे वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो या कानून मंत्रालय, काम करना है। वहाँ भी हम लोग का टीम अच्छा रहा, यहाँ भी अच्छा टीम है, काम करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप बोल, प्रधानमंत्री के लिए लगातार बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि ये सफल प्रधानमंत्री की ड्रीम टीम है जिनमें 43 मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन इस ड्रीम टीम के सामने चुनौतियां किस तरह से होंगी? देखिए, चुनौतियाँ सबसे बड़ी ये है कि जिस तरीके से पिछले 17-18 महीने में कोरोना ने
पूरे कामकाज को डीरेल करने की कोशिश की है। अब प्रधानमंत्री ने जो एक टीम चुनी है, बिल्कुल नया चेहरा, उसमें काफ़ी सारे हैं, कई सारों के जो है पुराने जो मंत्री हैं उनके जो विभाग बदले गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब दबाव इनके पर है कि जल्द से जल्द उनको वो सारा कुछ डिलीवर करना है जिनकी वजह से इनको एलिवेशन मिला, यानी कि उनको जितना भी उन्होंने काम किया, बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिनको जो है ऐसे मंत्री हैं जिनको जो एलिवेट किया गया उनके अच्छे काम को लेकर, अब उनको डिलीवर करना है। और बताया ये भी जा रहा है कि इन लोगों को जितने भी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है उनको कहा गया है कि आप जो है 15 अगस्त से पहले जो है अपने मंत्रालय ना छोड़े और कहीं बाहर ना जाए, यहीं रह के बेहतर तरीके से काम करें। तो चुनौती यही है कि जितने भी अभी स्थितियां पीछे भारत सरकार के सामने आई हैं, चुनौती आई हैं, उसको जल्द से जल्द पूरा करें और सब एनर्जेटिक मोड में जो है काम करें। और यही वजह है कि लगातार जो है कल शपथ हुआ और आज जो है मैक्सिमम लोगों ने जो है मैक्सिमम मंत्रियों ने अपने अपने कार्यालय जाकर जो है अपना पदभार संभाल लिया है। और मोदी कैबिनेट में शामिल हुए पशुपति कुमार पारस ने आज खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। उन्होंने अपने भाई रामविलास पासवान की तरह बेहतर काम करने का भरोसा दिया है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया और हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, कार्यभार संभाला आपने, कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसे मानते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर बहुत विश्वास किया है और मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य चुन के आया हूं। उन्होंने मुझ पर काफ़ी विश्वास करके मुझे पहली बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला और मैं विभाग संभाला हूं। आज मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि जितना अधिक उन्होंने मुझ पर विश्वास किया उससे अधिक मैं विभाग में काम करूंगा, काम करा के विभाग को एक अच्छे रास्ते पर मैं ले जाऊंगा। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि राजनीतिक तौर पर उत्तराधिकारी रामविलास पासवान के आप हैं, क्या है उसके संदर्भ क्या है? मैंने तो आपको भी बताया ना कि पासवान जी सबसे पहले 69 में विधायक बने, तो सांसद बन गए, तो मुझको ही उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ो अरौली से। मैं चुनाव लड़के जीता। मैं 77 में हाजीपुर से बने, 2019 में राज्यसभा में चले गए, फिर उन्होंने मुझको ही आशीर्वाद दिया कि तुम ही हाजीपुर से लड़ो। अभी संजोग से भारत सरकार के मंत्री थे, वो अभी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, तो ईश्वर की कृपा कहिए, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद कहिए, फिर उनको ही मौका मिला भारत सरकार का मंत्री बनने का। यानी कर्म प्रधान है, सबसे बड़ी बात है। उत्तराधिकारी का सवाल नहीं। देखिए, इस देश में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बहुमत का राज होता है। बहुमत जिसके पक्ष में होगा वही प्रतिनिधि चुना जाता है, लोकसभा में हो, विधानसभा में हो या पार्लियामेंट में भी हो। और वाणिज्य साथ ही उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अब से थोड़ी देर पहले कार्यभार संभाला है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद हैं। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरी पार्टी अपना दल की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना है कि उन्होंने मुझे दूसरी बार ये अवसर दिया है। और एक बहुत ही अच्छा विभाग है, मेरे लिए नया विभाग है, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ सीखने का अवसर भी होगा। और जितना ज़्यादा विभाग को जानूंगी उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि इन योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश की, देश की जनता को कैसे मिले, इस दृष्टि से काम भी कर पाऊंगी। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, इस कैबिनेट विस्तार में जो एक बात है वो बहुत अहम है, वो ये कि छोटे दलों की भागीदारी को इस कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। चाहे मैं अनुप्रिया पटेल की बात करूं या फिर मैं बात करूं पशुपति पारस की। देखिए प्रीति, सीधे तौर पर जो है प्रधानमंत्री ने ये बात ज़रूर कही थी कि एनडीए जो है उसका जो जितने भी गठबंधन हैं उनको जो है पूरी तरीके से जो है इस सरकार में जगह मिलेगी। इस सरकार में उनकी जो है कह सकते हैं कि जिम्मेदारी तय की जाएगी। उनको जो है कभी भी इस सरकार ने ये नहीं सोचा कि बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत से है तो ऐसे में एनडीए के घटक दलों को छोड़ दिया जाए। और वही नतीजा है कि किस तरीके से इस जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसमें पूरी तरीके से जो है उन लोगों का भी ख्याल रखा गया है, उन छोटी पार्टीज़ का भी ख्याल रखा गया है कि उनको कभी भी इस तरीके का ऐसा महसूस ना हो कि अगर आप मेजॉरिटी में हैं और एनडीए के बाकी जो घटक दल हैं उनके साथ जो है किस तरीके का कोई ऐसा व्यवहार हो रहा हो कि आपकी उनकी जो है कोई वैल्यू नहीं है। वहीं जो है लगातार जो है अगर हम बात करें, हम लोग अभी गृह मंत्रालय के सामने खड़े हैं। आज जो है अमित शाह की टीम में 2 और नए जो है MOS जो है वो उन्होंने अपना पदभार संभाला है। अब
गृह मंत्रालय में जो है 3 MOS हो गए हैं, यानी कि अब फोकस इसी से समझ में आ सकता है कि गृह मंत्रालय का काम बहुत ज़्यादा जटिल भी है, महत्वपूर्ण भी है, और यही वजह है कि अब 3 MOS अमित शाह की टीम में हैं और अब एक साथ मिलकर जो है ये काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि और जिस तरीके का पार्टिसिपेशन रहा है, क्योंकि हर धर्म के, हर तबके के लोगों को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है इस कैबिनेट जो विस्तार में, तो पीएम का जो सबका साथ सबका विकास वाली जो मुहिम है, जो उनका जो एक नारा है, उसको भी कहीं ना कहीं इसको जो है पूरा फुलफिल करने की कोशिश की गई है। और अब दबाव है इनके ऊपर कि जल्द से जल्द उनको डिलीवर भी करके दिखाएं, क्योंकि जिस तरीके से सीनियर मंत्री जो कि काफ़ी लंबे समय से सीनियर रहे, नामचीन मंत्री रहे हैं, उनकी छुट्टी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ये दबाव बाकियों के ऊपर भी होगा कि अगर काम करेंगे तो ही मंत्रालय में, मंत्रिमंडल में जगह रहेगी। अगर काम से खुश नहीं हुए देश की जनता या सरकार, तो जाहिर सी बात है कि उनको जो है उस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। और इसी के साथ ही संदीप, अब तक वित्त राज्य मंत्री रहे अनुराग ठाकुर अब सूचना प्रसारण मंत्री के अलावा खेल मंत्री का भी पदभार संभाल रहे हैं। उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर सुबह सुबह नए दफ्तर पहुंचे और उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। वहीं अश्विनी वैष्णव को IT मंत्रालय के साथ रेल मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया है। पहले रेल मंत्रालय पीयूष गोयल के पास था। अश्विनी वैष्णव ने भी दफ्तर पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है और इनके बाद नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपना कार्यभार संभाला है। रेल मंत्री और IT संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? रेल को लेकर भी काफी समस्याएं देश में रहती हैं। मैं आपके साथ बैठूंगा डिटेल में। क्या प्राथमिकता क्या रहेंगी? सर, पहला दिन है आपका। सेफ्टी सबसे पहली प्राथमिकता है जी। और ट्विटर को लेकर, क्योंकि डेडलाइन निकल गई, कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देश के कानून को सबको फॉलो करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही नई रेल राज्य मंत्री दर्शना बिक्रम जारदोश ने उम्मीद जताई है कि वो पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। दर्शना बिक्रम जारदोश सूरत से लोकसभा सांसद हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 11 महिला मंत्रियों की तस्वीर पूरे देश ने देखी है। एक ऐसी तस्वीर थी जो शायद पूरे देश की महिलाओं को काफ़ी जोश दिलाएगी राजनीति में आने का। और उन 11 महिलाओं में से एक थी दर्शना बेन जरीदो, जो सूरत से 3 बार की सांसद है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टेक्सटाइल, वस्त्र, कपड़ा मंत्रालय और रेलवे दोनों का राज्य मंत्री का प्रभार मिला है। दर्शना बेन, बहुत बड़ी उपलब्धि, 3 बार की सांसद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने बहुत विश्वास से ये मंत्रालय सौंपे हैं और जैसे सीनियर्स कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी और वैष्णव जी के साथ मिलकर ये परफॉर्म भी करना है, तो आगे चल के बहुत अच्छा काम करेंगे। चैलेंज बहुत बड़ा है। कपड़ा मंत्रालय जहां स्मृति जी काम करती थी, मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ। स्मृति जी के साथ संगठन में भी काम किया है और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तौर पे काफ़ी इश्यूज उनके साथ देखे भी है। तो ये तालमेल तो पुराना था, उन्होंने बहुत अच्छा ये मंत्रालय को एक आगे लेके गए हैं और मैं और पीयूष जी और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया ब्रांड बनानी है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में उन्होंने जो सोचा है, जो सबसे बड़ा मंत्रालय मेरे हिसाब से जो कपड़ा जो है, और 17 साल के बाद में सूरत से मंत्री थे और उसके बाद में 17 साल के बाद में ये मंत्रालय जो सूरत का बेसिक जो मंत्रालय के रिलेटेड जो व्यवसाय है उसके हिसाब से मिला है, तो उसका न्याय करने का प्रयत्न करेंगे। हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि रेलवे को लेकर गुजरात के साथ काफ़ी अन्याय होता है। आज़ादी के बाद से हमेशा काफ़ी कई जगहों पर रेलवे लाइन तक नहीं पहुंची थी। काफ़ी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, क्योंकि कई जगह अभी अछूते हैं जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितने भी मंत्री रेल मंत्री से जुड़े, जैसे सुरेश प्रभु जी, पीयूष जी, और अभी उन्होंने एक नया आयाम किया है, नई एक ऊंचाई पे लेके गए हैं मंत्रालय को, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में एक नया स्वरूप दिया है। और ये जो नए मंत्री वैष्णव जी, उनके साथ मिलके हम एक टीम वर्क से काम करके आगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में काम करेंगे। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए राव साहब दानवे, नारायण राणे, गिरिराज सिंह और भूपेंद्र यादव ने भी अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। पहले उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री रहे राव साहब दानवे को अब रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नारायण राणे को MSME मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री बना दिया गया है।
और मंत्रिमंडल में अलग अलग जातियों और अलग अलग राज्यों की नुमाइंदगी का भी ध्यान रखा गया है और कई नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। सबसे अहम बात यह कि कैबिनेट में जातीय समीकरणों का भी खास ध्यान रखा गया है और पहली बार किसी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में ओबीसी समुदाय से आने वाले 27 मंत्रियों को जगह मिली है। तो ये 27 मंत्री बेहद अहम होने जा रहे हैं जिन्हें जगह दी गई है और इनसे उम्मीद होगी परफॉर्मेंस की। देश के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 12 दलित समुदाय से आने वाले नेताओं को मंत्री बनाया गया है, जिनमें 3 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के 5 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और इनके अलावा 11 महिलाओं को भी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में शामिल किया गया है। कैबिनेट विस्तार के दौरान युवाओं को खास तरजीह दी गई है। कुल मंत्रियों में 14 मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। दूसरी तरफ अनुभव का भी खास ध्यान रखा है। नई कैबिनेट में 5 पूर्व मुख्यमंत्री और 18 ऐसे नेता हैं जिन्हें राज्यों में मंत्रालय संभालने का अनुभव रहा है। इस वक्त बड़ी खबर नई कैबिनेट को लेकर पहली बैठक की खबर। पीएम मोदी कैबिनेट की वर्चुअल बैठक ले रहे हैं। 5 बजे ये तय थी बैठक होना। विक्रांत यादव की खबर है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव बता रहे हैं वर्चुअल बैठक। प्रधानमंत्री कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बैठक ले रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद ये पहला मौका है, बैठक हो रही है उन 43 नए चेहरों के साथ जो कि वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ शामिल हुए हैं। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ये खबर जानकारी आ रही है कि 5 बजे होनी थी ये बैठक। अब जानकारी आ रही है कि बैठक शुरू होने की जानकारी मिल रही है। विक्रांत हमारे सहयोगी दे रहे हैं। पीएम मोदी कैबिनेट की वर्चुअल बैठक कर रहे हैं और इस बैठक से जानकारी आ रही है कि जो 43 चेहरे कल तक खबरों में थे कि वो शपथ लेंगे, आज उनमें से कईयों ने पदभार भी संभाल लिया है। उनके साथ प्रधानमंत्री बैठक करने जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद ये वर्चुअल बैठक है प्रधानमंत्री की और इस बैठक में तमाम वो कैबिनेट के लोग जुड़ेंगे जिन्होंने कल शपथ ली है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी बता रहे हैं इस खबर पर लगातार अपडेट और इस बैठक में क्या नतीजे, क्या निर्णायक फैसले निकलते हैं उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। पीएम मोदी कैबिनेट की वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। विक्रांत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। विक्रांत, कैबिनेट की पहली बैठक से क्या खबर? देखिए, अभी बैठक शुरू हुई है। 5 बजे का समय था कैबिनेट की पहली बैठक का। कल ये बैठक पहले से निर्धारित थी, लेकिन चूंकि कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था तो उसे मुलतवी किया गया था और आज ये बैठक रखी गई। तो कल जो नए कैबिनेट मंत्री बने हैं वो इसमें शामिल होंगे। जो 43 मंत्री कल बनाए गए थे उसमें से 10 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, तो वो 10 भी आज इस कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। और इसके बाद शाम को 7 बजे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसमें सारे मंत्री यानी सारे कैबिनेट मंत्री और सारे राज्य मंत्री वो सभी उस बैठक में होंगे। तो एक तरह से सभी मंत्रियों के साथ जो शाम को 7 बजे की बैठक है वो एक तरह से, क्योंकि शपथ लेने के बाद वो आधिकारिक रूप से भारत सरकार के मंत्री बन गए हैं, तो एक तरह से प्रधानमंत्री के साथ उनकी पहली बैठक होगी। क्योंकि कल जो प्रधानमंत्री मंत्रियों से मिले थे, जो संभावित मंत्री थे, वो उनकी शपथ से पहले मिले थे। शपथ के बाद की ये पहली बैठक होगी, तो काफी महत्वपूर्ण है। 5 बजे कैबिनेट की बैठक है। कुछ देर बाद ये जानकारी भी सामने आएगी कि कैबिनेट ने पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बैठक में क्या फैसले लिए। और शाम को 7 बजे की जो बैठक है वो एक तरह से अपनी काउंसिल के सभी मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात उसे समझ सकते हैं और उसमें एक आगे की डायरेक्शन, किस दिशा में सरकार को चलना है, कैसे कामकाज करना है, इसको लेकर प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये कैबिनेट मंत्री जिनको दर्जा मिला है वो इस बैठक में शामिल हुए हैं? देखिए, कैबिनेट की बैठक जो है वो आमतौर पर हर हफ्ते होती है और कल क्योंकि वो कैबिनेट विस्तार हुआ था इस कारण से वो बैठक रद्द हो गई थी। और कैबिनेट की बैठक में केवल कैबिनेट रैंक के मंत्री ही शामिल होते हैं या फिर वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, जिनके जो राज्य मंत्री भले ही हैं लेकिन स्वतंत्र प्रभार अगर उनके पास है और उनके मंत्रालय का अगर कोई मसला कैबिनेट के सामने प्रस्तुत होता है तब वो मंत्री पेश होते हैं। अन्यथा केवल कैबिनेट रैंक के जो मंत्री होते हैं वही कैबिनेट बैठक में शामिल होते हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री महीने 2 महीने के बाद अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जरूर मुलाकात करते हैं, जिसमें सारे मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट रैंक के मंत्री भी, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी और जो राज्य मंत्री हैं वो भी। जी विक्रांत, शुक्रिया। इस बैठक पर निगाह बना के रखिएगा और शाम में जो बैठक होनी है उस पर भी हम बात करेंगे आपसे। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश से अहम खबर, जहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जमकर बवाल हुआ है, उससे जुड़ी तस्वीरें भी आने लगी हैं। राज्य के कई जिलों में हिंसा और बवाल की खबरें सामने आ रही है। कुछ जगहों पर बमबाजी और फायरिंग भी हुई है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा से जुड़ी 6 तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। सीतापुर, जौनपुर, एटा
बहराइच, कानपुर और गोरखपुर की। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ जाइए कि किस तरह से ब्लॉक प्रमुख चुनाव में महज नामांकन का दिन था और अलग अलग जगहों से किस तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर दो राजनीतिक दलों के नेता आपस में भिड़ गए, कई जगह उम्मीदवार के पर्चे छीन लिए गए, कई जगह उम्मीदवार के प्रस्तावकों को अगवा करने की तस्वीरें सामने आई और कई जगह तो गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जो नामांकन की प्रक्रिया थी उसे पूरा किया जाना था, उसकी तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से ये बड़ी खबर, ये बड़ी तस्वीर। वहां ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान हिंसा हुई है। बवाल तब हुआ जब निर्दलीय उम्मीदवार मुन्नी देवी अपना नामांकन करने पहुंची, लेकिन उन्हें नामांकन करने से रोक दिया गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने मुन्नी देवी के 2 प्रस्तावकों को अगवा कर लिया और इसके बाद वहां हंगामा हो गया। थोड़ी देर बाद वहां फायरिंग शुरू हो गई और यही नहीं, वहां बम भी फेंके गए। बाद में निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थक ने हाईवे जाम कर दिया और इस पूरी घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। और इस घटना की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस की टीम भी वहां पहुंची, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तमाम कोशिशें व्यर्थ गईं, बेकार गईं। लोगों ने माना ही नहीं पुलिस की बात को, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की तस्वीरें हैं जहां पर उम्मीदवार मुन्नी देवी नामांकन के लिए जा रही थी। उन्हें पहले नामांकन भरने से रोका गया और फिर ये कहा गया कि वो नामांकन नहीं भर सकती और उनके प्रस्तावकों को अगवा कर लिया गया। और इस दौरान काफ़ी मारपीट हुई है, हाईवे को जाम किया गया, पुलिस वहां पर पहुंची, लोगों को समझाने का प्रयास हुआ, लेकिन वो प्रयास काम नहीं आया। और तब इस तरह से बमबाजी की तस्वीरें, फायरिंग की तस्वीरें और लाठी बरसने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर की तस्वीर, जहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन का दिन था आज और ये बवाल मचा है। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर की तस्वीर, वहां पर ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान हिंसा हुई है। बवाल तब हुआ जब निर्दलीय उम्मीदवार मुन्नी देवी अपना नामांकन करने पहुंची, लेकिन उन्हें नामांकन करने से रोक दिया गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने मुन्नी देवी के 2 प्रस्तावकों को अगवा किया और इसके बाद वहां हंगामा बढ़ा। थोड़ी देर बाद वहां फायरिंग शुरू हो गई, यही नहीं, वहां बम भी फेंके गए। बाद में निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक ने हाईवे जाम किया और इस पूरी घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। और इस घटना की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस की एक टीम वहां पहुंची, लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच कुछ वाद विवाद हुआ है और उसमें जो अभी तक सूचना है कि लोग हवाई फायरिंग हुई है और भी कुछ हुआ है वहाँ पे। उसमें एक व्यक्ति घायल हैं और उनको कोई चोटें हैं सर में और उनको बेहतर इलाज के लिए यहाँ से लखनऊ रेफ़र कर दिया गया है, वहाँ लखनऊ पहुँच रहे हैं। शेष शांति व्यवस्था में कोई इस वक्त समस्या नहीं है। अब तक 4 लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनकी जांच की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा इस खबर पर जुड़ गए हैं अपडेट के लिए। संदीप, सीतापुर में ये नौबत ही क्यों आ पड़ी? जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आज जो नामांकन के दौरान जो कमलापुर के कसबंडा ब्लॉक में जो घटना हुई है, ये अपने आप में शर्मसार घटना है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं भारी चूक है, जिसके चलते ये घटना हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं गुड्डी देवी, वो आज जब पर्चा दाखिल करने जा रही थी तो वहां पर जो बीजेपी के समर्थक बताए जा रहे हैं, उन्होंने गुड्डी देवी को पर्चा दाखिल करने से रोका।
जब इनके निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने इसका विरोध किया तो दोनों में बीच में हाथापाई हो गई। हाथापाई के बाद बात इतनी बढ़ी कि दोनों तरफ से जो है मारपीट शुरू हो गई है और इसी मारपीट में जमकर फायरिंग हुई है और पुलिस के सामने ही जो है दबंगों ने और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उन्होंने जमकर जो है बमबाजी की है। इस बमबाजी और फायरिंग की घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों के बाद से जो है हाईवे पर अफरा तफरी मच गई है। वहीं तो निर्दलीय प्रत्याशी है उसके समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया है। इस अराजकता की सूचना पर पाकर जो है डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद जो है पुलिस ने हालातों को जो है अपने काबू में किया और भारी संख्या में पुलिस तैनात है। सवाल ये भी है कि क्या पुलिस ने समय रहते एक्शन नहीं लिया, क्योंकि बवाल तो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ इन तस्वीरों के जरिए समझ आ रहा है। जी बिल्कुल, आपका कहीं ना कहीं से बिल्कुल कहना सही है कि अगर हालात जो अगर पहले पुलिस अगर इस मामले को लेकर चेत जाती तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। कहीं ना कहीं देखा जाए सीतापुर का प्रशासन जो है जो सत्ता पक्ष के दबाव में नजर आया हुआ है। जिस तरह से सत्ता पक्ष के जो लोगों के बीच के जो गुंडई सामने सड़क पे आई है वो भी NH-24 पे आई है, ये अपने आप में सीतापुर के प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। अभी जब इस पूरे मामले को लेकर जो है जब जिलाधिकारी से बात की गई तो वो बता रहे हैं कि सिर्फ 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने 2 लाइसेंसी बंदूकें भी बरामद की हैं और जो वहां पर है भारी संख्या में जो गोली दागी गई थी उनसे खाली खोखे भी गए हैं। पुलिस इस मामले को लेकर 4 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। बाकी शेष अभियुक्त जो नाम में प्रकाश में आए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दे रही है और मौके पर पुलिस काफी संख्या में जो है पुलिस बल वहां पर तैनात है। जी ठीक है संदीप, आप लगातार हमें ये जानकारियां देते रहिए। 2 तस्वीर भी साथ ही मैं दिखा देती हूँ, सड़क पर फायरिंग की तस्वीरें और लोगों ने हाईवे जाम कर दिया था और यही स्थिति तो बनी थी जब पुलिस वहां पहुंची थी। पुलिस ने ये कहा कि आप हट जाइए, इस तरह से हाईवे जाम करना ठीक बात नहीं है, यहाँ पर आवागमन में दिक्कतें होंगी। ऐसे में लोगों ने पुलिस की भी एक नहीं सुनी और आलम यह हुआ कि फिर वहां पर बमबाजी हुई, फायरिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने लगातार वहां से लोगों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान 3 लोगों के घायल होने की खबर है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर की हैं और अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की ये तस्वीरें हैं। हंगामे की तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं। आरोप है कि वहां नामांकन के दौरान बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं और इस दौरान जमकर मारपीट हुई और इस दौरान पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन मारपीट करने वालों पर इसका कोई असर ही नहीं पड़ा और वो काफी देर तक एक दूसरे को पीटते नजर आए। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की ये तस्वीरें हैं। पीलीभीत में हंगामे की ये तस्वीरें। आरोप तो ये लग रहे हैं कि वहां नामांकन के दौरान बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक ही आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई है और पुलिस वाले भी मौजूद थे और पुलिस वालों की मौजूदगी में ही ये सब कुछ होता रहा। मारपीट करने वालों पर इसका कोई असर ही नहीं दिख रहा था। वो काफी देर तक एक दूसरे को इसी तरह पीटते हुए नजर आ रहे थे। ये दरअसल तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आई है उत्तर प्रदेश की तस्वीरें और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें जो सामने आ रही है वो वाकई में चिंता में डालती हैं कि आखिर महज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव का नामांकन का दिन था, जहां कहीं पर एक उम्मीदवार जो है उनके साथ उनका पर्चा छीन लिया जाता है, उनके प्रस्तावकों को अगवा कर लिया जाता है। इन तमाम खबरों के बीच ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुलिस प्रशासन किस हद तक नाकाम साबित हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी प्रवेश जुड़ रहे हैं। प्रवेश, फिलहाल इन तस्वीरों के बारे में बताइए कि नौबत ही क्यों आ रही है, क्योंकि नामांकन तो पहले से ही निर्धारित था। क्या सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की तरफ से चाक चौबंद नहीं थी? प्रीति, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जो पीलीभीत के अमरिया ब्लॉक में मारपीट हुई है ये भाजपा के ही दोनों कैंडिडेट थे। एक भाजपा का प्रत्याशी घोषित प्रत्याशी था और दूसरा जो निर्दलीय पर्चा भरने आया था वो भी भाजपा का था, पूर्व ब्लॉक प्रमुख था। वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट और एडिशनल एसपी जैसे अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी जिनकी मौजूदगी में मारपीट हुई। यानी कि इसका मतलब ये था कि इनपुट पहले था, बड़े अधिकारियों को पहले से लगाया गया था वहां पर कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसके बावजूद वहां पर मारपीट देने को मिली। प्रीति जी, प्रवेश लगातार ये जानकारी आप हमारे साथ देते रहिएगा और साथ ही उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की भी मैं तस्वीरें व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए ये पीलीभीत की तस्वीरें हैं। मैं पहले जाऊं कानपुर देहात पर, लेकिन उससे पहले पीलीभीत की तस्वीरों को एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो प्रशासनिक अमला आपको दिख रहा है इसकी मौजूदगी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और हालात बेहतर हो सकते थे, इस बात को लगातार समझने की कोशिश हो रही है। और जो पीलीभीत की तस्वीरें हैं, प्रवेश हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी के ही 2 कैंडिडेट थे जो आपस में लड़ पड़े। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से अगली तस्वीर जो हैरान करने वाली है। वहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान कुछ लोगों पर एक महिला से बदसलूकी का आरोप लगा है। बताया गया कि महिला समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है ऋति सिंह
की प्रस्तावक थी और इस दौरान किसी बात पर विवाद हो गया और जिसके बाद कुछ लोगों ने उस महिला से बदसलूकी की है। तो अब ये आलम है, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन वाले दिन महिलाओं से बदसलूकी की जा रही है। ये वो लोग हैं जो संवैधानिक संस्था में यकीन करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के जो निम्न स्तर के पड़ाव हैं उनको पार करके आगे आना चाहते हैं और वो महिलाओं के साथ ये बर्ताव कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की जो पहली सीढ़ी होती है ब्लॉक प्रमुख चुनाव की, उस सीढ़ी पर देखिए किस तरह की बदसलूकी महिलाओं के साथ हो रही है। लखीमपुर की ये हैरान करने वाली तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है। वहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान कुछ लोगों पर एक महिला से बदसलूकी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि महिला समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रिति सिंह की प्रस्तावक थी।